हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑथेंटिसिटी क्लासेस पढ़ना में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आपको बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करते हैं, अप्रोच कैसे करेंगे उनके लिए, है ना, तो ये सब पढ़ाया था। आज का लेक्चर भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर बेस्ड ही रहेगा, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी रहेंगे और एक और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक और लेक्चर लेकर के आऊं जिसमें आपके जेईई मेंस, नीट और एडवांस के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो और कुछ नहीं होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस एरिया। कोई भी एरिया से कितनी फील्ड लाइन क्रॉस होके या पास होके चलेगी नॉर्मली परपेंडिकुलरली, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट S। छोटे सरफेस के लिए होता है E डॉट ds। छोटा सा फ्लक्स निकलेगा फाई E, और नेट निकालना है तो आप दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो एक और फॉर्मूला बन गया था क्या? फाई E बराबर इंटीग्रेशन E डॉट ds। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए थे, एक ये यूज होगा, ये यूज होगा। फिर हमने बताया था कि फ्लक्स को फ्लक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की तीन मेथड होती है। या तो आप वेक्टर कंपोनेंट के साथ खेलें, IJ में सॉल्व करें। दूसरा IJ के हटा करके थीटा ले लें और फिर स्केलर प्रोडक्ट करें, नॉर्मली बिल्कुल स्केलर है, नॉर्मल प्रोडक्ट कह सकते हैं आप लोग उसको, नॉर्मल प्रोडक्ट करें बिल्कुल इसको। तीसरी मेथड होती है इंटीग्रेशन मेथड। फ्लक्स को कैलकुलेट करने की तीसरी मेथड क्या होती है? इंटीग्रेशन मेथड। थर्ड मेथड क्या है? इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड सबसे ज्यादा हेल्पफुल कब हो जाती है? जब आप एक छोटे से पार्ट से, स्मॉल पार्ट से पूरी की पूरी होल बॉडी का फ्लक्स या कहीं भी कुछ भी कंपोनेंट आप यूज करना चाहें, या छोटी सी एनर्जी को टोटल एनर्जी निकालना, छोटे से फ्लक्स से पूरा वर्क निकालना, छोटे से फोर्स से पूरा फोर्स निकालना, वहाँ इंटीग्रेशन आता है। तो यहाँ जब हम स्मॉल पार्ट से होल पार्ट की तरफ चलते हैं, नेट निकालने की कोशिश करते हैं, तो इंटीग्रेशन लगता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन कब लगाएंगे? जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखे? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। कब लगाएंगे? जब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखे। कैसे पहचानेंगे कि आपको E की वैल्यू वेरिएबल दी गई है या E की वैल्यू कांस्टेंट दी गई है? तो देखिए, जब E के फॉर्मूले में सिर्फ ऐसे नंबर आए 4i वैल्यू में 8j और k कुछ के है 10k, है ना, और ये ऐसा बोल दे E बराबर आपका दिया गया अल्फा और अल्फा i, अब अल्फा की वैल्यू बोल दे कि अल्फा दिया गया है 500, तो ये 500 इंटू i मतलब ये, या कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए कि E नॉट i के E नॉट j के E नॉट अपॉन √2 k के, ऐसे क्वेश्चन है। खाली यहाँ कुछ और लगा ले, बोल दे कि E नॉट इतना दिया गया है 5 न्यूटन, इसकी लगा देंगे इंटर पर पूरा यूनिट, ऐसे कुछ दे दे आपको। तो आप ऐसे क्वेश्चन को क्या समझिएगा? ये कांस्टेंट वाले क्वेश्चन आएंगे। ये कौन से क्वेश्चन है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या नहीं, इसकी पहचान होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वैल्यू में कहीं ना कहीं वेरिएबल होंगे, x, y, z। तुम कहोगे यहाँ a भी तो वेरिएबल है, फनी भी अल्फा की वैल्यू दी ना उसने हमें आपको 500। जब आपको E की वैल्यू में कहीं ना कहीं x, y, z दिखेगा, तब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते समय E को क्या मान करके, वेरिएबल मान करके इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आपको क्या सिखाना है इस लेक्चर में? हमें आपको इस लेक्चर में इंटीग्रेशन मेथड से वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में फ्लक्स कैसे निकलते हैं वो पता करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कैसा है। थोड़ा सा आज ये डाउन है ना, मैनेज करिएगा हल्का। जैसे कहीं आपको लगे कि सर एनर्जेटिक नहीं पा रहे, तो आप कंटेंट को फोकस करिएगा, उसके कंटेंट आपको एनर्जेटिक लग रहा है, मेरी आवाज़ को फोकस मत करिएगा, ठीक है? चलिए, अब मैं आपको देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड 4i के 6j के 10k के। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी आपको x² i के। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी मैंने
एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको एक्स स्क्वायर वाई कैप और आई कैप वाई जे कैप। फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया आपको एक्स वाई जेड के कैप। फिर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी एक्स माइनस 1 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसे दे दिए। और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी हमने आपको सबसे पहला काम क्या सबसे पहला काम ये है कि हम ये कैसे पहचाने कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। तो हमने आपको बताया ना कि एक्स वाई जेड जहां ई के वैल्यू में दिखते हैं तो वो वेरिएबल है। तो आप देख पा रहे होंगे पहला वाला क्वेश्चन बस कांस्टेंट का है, बाकी ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल 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 इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन, इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन, इसमें लगाएंगे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन। पहचान गए क्वेश्चन। अब एरिया क्या है? देखिए हमारा थोड़ा सा ये पढ़ाने का हमारा ये लॉजिक रहता है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए, वैरायटी और क्वेश्चन पर मत जाइए। क्या आप उस कॉन्सेप्ट को पकड़ पा रहे हैं जिसको लेकर के आपको ये लेक्चर लाया गया है, या आप यूं कहें कि क्या हमें क्रिस्टल क्लियर हो रही है चीजें के लिए? तो हमारी पहली गलती क्या होती है कि हमने दो क्वेश्चन हर टाइप के पढ़े और बस चले गए। अब आपको लगता है, कभी कभी लगता होगा आपके टीचर जो भी पढ़ाते होंगे या मैं आपको इस लेक्चर को यदि आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्यों नहीं देते हैं। ऐसा कहीं लगता होगा आपको कभी ना कभी कि मैं एक क्वेश्चन में इतने सारे एक ही इसमें बराबर स्क्वायर रेक्टेंगल और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। तो देखिए ये हम कॉन्सेप्ट पकड़ गए। क्या होगा रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर आ जाए, सर्कल आ जाए, एरिया चेंज होता है, क्यूब आ जाए, क्यूबॉइड आ जाए, है ना। और फिर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा ग्लिच रहता है क्वेश्चंस में, आपको लगेगा लॉजिक है कुछ ना कुछ, तो वो हम आपको लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलिए आपको परेशान नहीं होना बिल्कुल। तो देखिए मैंने ये बनाया, ये फर्स्ट लेक्चर में भी था, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सामने की तरफ क्या होगा जेड एक्सिस। तो देखिए हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स है 4,3। ठीक है, ऐसा 4 है और ये ऐसे में क्या है, एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल 4 × 3 12 और बाहर की तरफ है तो एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा इसमें, परपेंडिकुलर, तो एरिया आएगा 12 के है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमको क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना है, सब फ्लक्स ही पता करना है क्योंकि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो फाई ई बराबर होता है ई डॉट ए। ई क्या है आपका 4i 6j 10k। हमने आपको कल ही बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 3 कंपोनेंट है, लेकिन आप ये बताइए, ये समझिए, दो तरीके से बता रहे हैं ना। देखिए पहले इसको रखते हैं, चलो ई की वैल्यू रखी 4i 6j 10, डॉट लगाते हैं, ए की वैल्यू है 12k। ठीक है, 4i कैप का 12k कैप से इंटू होगा 0, तो अगर कहा था ना i का i से इंटू 1 होता है डॉट में, j का j से इंटू 1 होता है, k का k से इंटू 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। i डॉट के 0 क्या आएगा, 12 × 4 48 से कोई मैटर नहीं क्योंकि 0 तो ही ना, ये 0, तो क्या बचेगा 10 k कैप डॉट 12k कैप, 10 × 12 120, k डॉट k होता है 1, यानी आंसर हमारा आ गया 120 प्लस, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो हमने आपको बताया भी था कि आप सिर्फ वो वाला कंपोनेंट प्ले में लाया करिए जो एरिया वेक्टर के अलाउंग या एरिया वेक्टर के अपोजिट। जैसे एरिया वेक्टर में देखा k कैप है, तो सिर्फ k कैप वाला हमारे काम का है, बाकी i और j वाले क्या होते हैं वो 0 फ्लक्स देंगे। क्यों? अब आप ये बताइए, i कैप का फ्लक्स का मतलब i कैप की फील्ड ऐसे जा रही है, क्या ये क्रॉस कर रही है, इसको नहीं कर रही, जीरो। j कैप यानी y एक्सिस ऐसे जा रही है, क्या इसको क्रॉस कर रही, नहीं कर रही, जीरो। एक अप्रोच ही होगी पहचानने की। एक 90 वाला केस की, जब वो ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे है तो थीटा 90,
और प्लस के फॉर्मूले cos 90 जीरो हो जाता है, मतलब cos 90 जीरो होता है, फ्लक्स में cos आता है, ऐसा होगा 2 भी 90। कई अप्रोच है पहचानने के, क्लियर? तो क्या बताएं हम आपको, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में यदि आपको इसका एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो भी है वेक्टर कंपोनेंट वो नहीं है, मतलब फ्लक्स जीरो आएगा, यदि है तो सिर्फ उसको बस काम कराओ, बाकी सब हटा दो, ठीक है? तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, सेकंड की तरफ देखें। सेकंड में क्या है, x स्क्वायर i है, ध्यान से देखिए भैया, e इक्वल x स्क्वायर i है, तो आपको क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि आप x बराबर 0 डालोगे, x बराबर 1 डालोगे, x बराबर 2 डालोगे, 3 डालोगे और 4 तक जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ 4 है हमारा है, देखिए 0 डालेंगे 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर 1 i कैर, 2 डालेंगे 4 i कैर, 3 डालेंगे 9 i कैर, 4 डालेंगे 16 i कैर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी वैल्यू हर जगह चेंज कर रही है, यहाँ अलग 0, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, हर जगह अलग अलग है। इसका मतलब वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ गए x y z इसमें कैसे आता है, काम करता है। लेकिन डायरेक्शन को देखिए आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, i कैर, तो अभी हमने आपको बताया ना कि एरिया वेक्टर का कंपोनेंट यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है तो 0 होगा फ्लक्स उसका। देखिए यहाँ i कैर है, यहाँ k कैर है, कोई लेना देना नहीं है दोनों का, सेकंड वाले का जो फ्लक्स आएगा वो 0 आएगा। लेकिन कैसे आएगा, देखो इसको सॉल्व कर, आप थोड़ा अप्रोच लगाइए कैसे, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, i कैप का मतलब x एक्सिस की तरफ जा रही है और एरिया वेक्टर कहाँ है, सामने की तरफ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे जाएगी इसके ऊपर से, क्या क्रॉस करके गई, क्रॉस करके गई क्या फील्ड लाइन, नहीं गई, नहीं गई तो क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग नहीं गई, क्रॉस ही नहीं किया तो फ्लक्स 0। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप डॉट प्रोडक्ट लगाइए, अब आप डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे भैया फ्लक्स का, फाई b बराबर x डॉट 12 k के, तो अभी हमने बताया i का i से इनटू 1 होता है, j का j से, k का k से, बाकी सब पर 0 तो भी 0 होना चाहिए, जैसे सोच लीजिए। तीसरा एक और मेथड है फ्लक्स का, फॉर्मूला वाला लगाइए, e s cos थीटा, e की वैल्यू सिर्फ ये रखेंगे, वेक्टर नहीं लेंगे, x स्क्वायर, डायरेक्शन नहीं लेते, मेरा पॉइंट थीटा ले लिया, ये स्केलर मेथड प्रकार से। s एरिया क्या है 12, cos थीटा क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल, तो एरिया वेक्टर सामने की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और एरिया वेक्टर सामने की तरफ है, थीटा 90 हो रहा है, cos 90 0, तो ये 0 तो सब कुछ 0, मतलब इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो चाहे डायरेक्ट लगाओ, तीनों में फ्लक्स 0 ही आएगा, आंसर पूरा चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को बताइए, ठीक है? बस क्या है, जिसको भी लेक्चर अच्छा लगे आपको कि आज हमने इस लेक्चर को देख के कुछ तो सीखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा, जिससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर कंटेंट चैनल पर अपलोड करूँगा, ठीक है? चलिए 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हुए, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E की जो वैल्यू दी गई x i कैप y j कैप z k कैप, मतलब ये भी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल्स आ गए x y z। लेकिन इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये एक रेक्टेंगल है भैया, और रेक्टेंगल 2D होता है, 3D तो होता नहीं, ये रेक्टेंगल है वो 2D है, 2D तो होता ही रेक्टेंगल, कहाँ रखा ये x y प्लेन पर, देखो x y प्लेन पर रखा, मतलब यहाँ पर इसका जो z होगा वो z हमेशा 0 होगा। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है x i कैप y j कैप और z k कैप, यहाँ पर z को 0 कर दो तुरंत, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होगा, रेक्टेंगल प्लेट रखा है x y पर, सामने तो कुछ है नहीं, ऐसा कुछ सामने रेक्टेंगल तो है नहीं है ना, यहाँ है ना पीछे साइड में, z 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये z क्यों दिया गया, जिससे हम क्या एक धोखा सा खा जाए, z को देख करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करके चले जाए, इसलिए z दिया गया, ठीक है? देख रहे गलती यहाँ पर होगी, बहुत इसको 3 स्टार मार्कर दे रहे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा मार्कर हो सकता है। देखो अब E हमारा ये है इफेक्टिव, अब E के कंपोनेंट ध्यान से देखो क्या है, I और J, मतलब x एक्सिस में और y एक्सिस में चेंज हो रही है, जबकि एरिया वेक्टर कहाँ है, z एक्सिस में। हमने बताया ना कि हमें सिर्फ 2 वाला कंपोनेंट लेना पड़ता है जो एरिया वेक्टर का हो, एरिया वेक्टर का कुछ नहीं है तो ये 0 ले लो। अब ये देखो इसका 0 कंपोनेंट है, मतलब कोई कंपोनेंट नहीं है बाहर, एरिया वेक्टर कुछ करे या ना करे, आंसर क्या आएगा, फ्लक्स 0 आएगा। और अच्छा समझना है भैया, फॉर्मूला लगा दो फ्लक्स का, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा भैया, फाई ई बराबर हो जाएगा x i कैप y j कैप 0 k कैप,
जीरो ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए, डॉट 12 के कैप। इसका इससे जीरो होगा, इसका इससे जीरो होगा, और ये के इंटू के तो 1 होगा, लेकिन 12 इंटू 0 0 हो जाएगा, मतलब फ्लक्स फाइनली जीरो आएगा। तो देखने से पहले ये ध्यान दीजिए करो एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है, शेप कौन सा है, 2D है 3D है। अब देखिए इसी में एक और क्वेश्चन हम ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चन 3 में, है ना। अब यदि ये क्वेश्चन 3 ऐसा लिखा होगा, कैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन 3 में क्या कर दिया होता है उसने, E इक्वल एक्स आई कैप वाई जे कैप और 100 के कैप, 100 के कैप। अब क्या लगा, और ये यही रेक्टेंगल है। अब गलती क्या करेंगे हम बढ़िया रख के गए कि रेक्टेंगल 2D प्लेन होता है, 2D प्लेन में जो वो 2D होता है, XY प्लेन में रखा है, XY प्लेन में रखा तो Z कंपोनेंट हमेशा 0 होगा, काम खत्म। और हम कहेंगे भैया इसका भी क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का मान लीजिए एडिशनल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस लेवल का है ना, मतलब IIT एडवांस वाला नहीं, जेईई का नहीं, प्रोसेस से। क्योंकि E क्या हो जाएगा, XI YJ 100 के। अब क्या करेंगे हमें बढ़िया धोखा खा जाएंगे, क्या, ये देखिए हम देखेंगे 12 के ये 0 कोई काम नहीं, तो लगे ये वाला काम था, आ सकता था, लेकिन रेक्टेंगल तो 2D है, रेक्टेंगल जब 2D है तो इसका कोई काम नहीं होता। लेकिन अब समझिए भैया, क्या ये 2D रेक्टेंगल ऐसे नहीं बन सकता है, मान लीजिए वो कह देखिए, ये वो कह, ये समझना सामने वाला फिर देखिए सिर्फ रेक्टेंगल है, ये वो कह ऐसे। अब हो सकता है वो 100 दूर ऐसे रखी हो, तो अभी भी तुम XY प्लेन पर रखी, ओरिजिन से 100 डिस्टेंस पर रखी हो, ऐसा हो सकता कि नहीं कि 100 यूनिट्स डिस्टेंस पर Z एक्सिस के अलोंग, अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड 100 ठीक है, ऐसा है पॉसिबल। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि Z एक्सिस में चेंज नहीं हो रही हो, Z एक्सिस में चेंज नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि Z कंपोनेंट तो 0 होता है ना हमेशा। लेकिन भैया ये यही रेक्टेंगल उठा करके तुम सामने बना दो तो क्या वो रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। अब इसका ये x कंपोनेंट वही का वही है, y वही का वही है, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी z, वो फिक्स होगी, क्लियर। तो अब इसको ऐसे क्वेश्चन का फ्लक्स 0 नहीं कर देना, अब ऐसे क्वेश्चन का फ्लक्स निकलेगा, आंसर आएगा, क्या आएगा वो समझ में आ गया होगा तुमको, क्या फाई E बराबर E डॉट S या ds, क्या हो जाएगा E डॉट S कर दो। तो देखो इसमें बताया ना आपको क्या करना, x y से कोई मतलब नहीं, क्या बचा 100 के कैप डॉट 12 के कैप, अब प्लस कितना आ जाएगा 12 कैप। तो समझ गए ना, यहाँ पर सबसे खतरनाक धोखा खा सकते हैं क्या, 2D 3D वाले केसेस। तो रेक्टेंगल अभी भी 2D है, 2D ही रहता है, लेकिन वही रेक्टेंगल आगे उठ करके यहाँ बना है XY प्लेन पर। अब ये जैसे बोर्ड है, ये XY प्लेन है, तो कहीं बनाओ आप, ऐसे बना दो तो भी XY प्लेन, 3D थोड़ी कहलाएगा। 3D का मतलब होता है इसमें हाइट भी प्ले में आ जाए, तीनों एक्सेस बदलने लगे, तब 3D कहलाता है, क्लियर। अब इसका आंसर 0 नहीं होगा। अब आते हैं फोर्थ वाले की तरफ, फोर्थ वाले को देखो भैया, E क्या दिया, x² i कैप y j कैप, ये Z एरिया वेक्टर में k कैप है, k कंपोनेंट है, जबकि इसमें कहीं भी k नहीं है, मतलब इसका फ्लक्स भी 0 आएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाले, फिफ्थ वाले में। देखो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में कैसे आपको डायरेक्ट बनेंगे 10-10 सेकंड में। फिफ्थ वाले में देखो Z वेरिएबल है भैया, Z वेरिएबल का मतलब Z के अलोंग भी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, क्या पॉसिबल है, रेक्टेंगल है, चेंज हो या ना हो हमें क्या करना, तो ये प्लेन है, 2D प्लेन है, यहाँ पर Z 0 होता है, जैसे यहाँ पर Z 0 डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा सीधा 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सोचो x डालो भैया, x कुछ भी डालो, y कुछ भी डालो, लेकिन Z तो 0 डालना पड़ेगा, क्योंकि XY प्लेन पर Z तो 0 होता है, जैसे 0 डालोगे कहानी खत्म, प्लस 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो क्या करना बाकी है अभी। अब इस वाले में आ गए हैं, इस वाले में आएंगे देखो x - 1 j कैप, ये कोई काम नहीं, क्योंकि कंपोनेंट इसका है k कैप, कौन सा काम आने वाला है, सिर्फ 2k कैप, तो 2k कैप का मल्टी कर देंगे 12k कैप के साथ, तो आंसर आएगा 24 आ जाएगा प्लस, तो k डॉट k क्या होता है 1 होता है। अब सॉल्व करते हैं इस वाले को, इस वाले में देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, x i कैप y क्यूब j कैप और 6z कैप, इसमें भी क्या कहानी आएगी, इसमें देखिए काम हमारा ये आ रहा था क्या, 6z k कैप इनटू करना था हमको 12k कैप, ठीक है। फिर वही कहानी z के रिस्पेक्ट में फील्ड बदल ही नहीं रही है, z तो 0 है भैया, जब z 0 है जैसे 0 डालोगे ये हो जाएगा 6 × 0 0 k कैप, फाइनली फ्लक्स इसमें भी क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि फील्ड का कोई भी कंपोनेंट z एक्सिस का चेंज नहीं हो रहा है, देखा जाए तो, मतलब वैसे देखा जाए रेक्टेंगल के केस में हो रहा होगा, लेकिन हमारे लिए वो काम करेगा,
क्लियर? तो इसका देखिए आप इसके डायरेक्ट आंसर कितने, इनका फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स आया 24, इसका फ्लक्स आया 0, है ना, और इसका फ्लक्स आया 0, और इस वाले का जो फ्लक्स आया वो है 1200। ये अब इसके बाद हम देखते हैं इंटीग्रेशन कैसे प्ले में आएगा। तो डायरेक्ट वाले करा दिए सब, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि जेड प्ले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद देखना है क्या, कौन सा वाला, जिसमें इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, उसको नोट कर लीजिएगा। अब अब देखते हैं इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इधर आप एक नोट लगा करके रख लीजिएगा, क्या एरिया वेक्टर का कंपोनेंट, एरिया वेक्टर का कंपोनेंट जो भी होगा, यानी y मतलब i j के कुछ भी होगा, फील्ड की वैल्यू का सिर्फ वही कंपोनेंट, फील्ड की वैल्यू का सिर्फ वही कंपोनेंट हम प्ले में लाएंगे, मतलब क्वेश्चन में लाएंगे। प्ले मतलब क्वेश्चन में लाएंगे। ये पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा कुछ क्या हो गया, 2D 3D का विशेष ध्यान रखें, मतलब इसके साथ साथ शेप को भी ध्यान से देखना है। 2D 3D का विशेष ध्यान रखें। ये दो पॉइंट आपको नोट कर लेना है पीछे वाले क्वेश्चंस में। ये पीछे जो 7-8 क्वेश्चन का कंक्लूजन है वो इन दो सेंटेंसेस में है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए अब इंटीग्रेशन हम कराएंगे और एक क्वेश्चन फिर से अगर बीच में डालेंगे जो पीछे पढ़ाया था, समझना बस आपको। ये ए बी इसका क्या है, या यहाँ पर कुछ और ले लीजिए। अभी हम शेप चेंज करके पढ़ा देंगे ना, परेशानी हो ना कि आप हम यही क्यों ले रहे हैं। 4 3 आया था, यहाँ 12 के था, ये एरिया वेक्टर था 0, तो यहाँ पर कंपोनेंट क्या होगा x का 4 0, और यहाँ पर y वाला हो जाएगा 0 2। ये सेटअप भी तैयार है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि E इक्वल दिया गया हमारे सामने x i के y j के, ये दिया, ठीक है, और हमसे कह रहा फ्लक्स कैलकुलेट करिए। दूसरा क्वेश्चन ये है एक्स वाई आई के, या हम ये ले लें, हम ये ले लें इसमें क्या एक्स स्क्वायर आई के वाई क्यूब जे के, और ले लें हम लोग एक्स प्लस 1, ठीक है, ऐसे फिर चेंज। मतलब ये क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले केस में आप ये देखिए एक्स आई वाई जे, इसमें कहीं ना कहीं जेड का कंपोनेंट होना चाहिए। जेड का कोई भी कंपोनेंट होता तो इसकी फील्ड निकाल पाते। लेकिन आप एक बात नोटिस करिए, यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं के तो है ही नहीं, के है ही नहीं, तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। फ्लक्स खत्म, फ्लक्स की कहानी खत्म। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ आई वाले से कोई काम नहीं, क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर के कैप में है बाहर की तरफ, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में। जे वाले से कोई काम नहीं। अब बचा ये के वाला, ये के वाला बचा, मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो आई x प्लस 1, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए, यदि आपने i वाले के साथ x लिखा, j वाले के साथ y लिखा, तो k वाले के साथ z क्यों नहीं लिखा? तो भैया k वाले के साथ z लिखेंगे, ठीक है, तो हमेशा z तो 0 होना है। तो क्या इसका मतलब इसके लिए वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई क्वेश्चन नहीं तैयार होगा कभी? सोचिए ना, यदि आप यहाँ पर आप ये कौन याद कर रहे हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट लगा लें कि आई वाले के साथ x ही आएगा, y j ये आएगा और ये आएगा, तो आपको लगेगा कि यार तो आप बताइए हम यहाँ पर z कुछ भी रखें, z तो 0 होना हर बार। जब z 0 होगा तो क्या कोई चेंज नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या फ्लक्स खत्म, हर बार 0 आएगा। लेकिन इसका मतलब समझिए, इस x प्लस 1 के कैप का मतलब ये है कि फील्ड तो डायरेक्शन, फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव z ही है। फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस की पॉजिटिव में ही है, लेकिन क्या वो चेंज कैसे हो रही है, उसका जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है। मतलब आप ये समझ लीजिए, एक्स की वैल्यू आप 0 से 4 तक डाल सकते हैं, तो आप x0 डालेंगे, x1 डालेंगे, x2 डालेंगे, x3 डालेंगे और x4 डालेंगे।
x 0 पर क्या होगा, e हमारा आएगा 1 k कैप, फिर 1 पर आएगा 2 k कैप, 3 k कैप, 4 k कैप और 5 k कैप। मतलब हर जगह k कैप आ रहा है, लेकिन फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है। मतलब फील्ड का मैग्नीट्यूड x एक्सिस के अलोंग चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ की फील्ड अलग, यहाँ की अलग, 2 3 वाले की अलग, 4 वाले की अलग, 5 वाले की अलग। मतलब ये 1 0 वाले की अलग, ऐसे फील्ड चेंज हो रही है हर स्टेप में। मतलब x एक्सिस के अलोंग न्यूमेरिकली वैल्यू चेंज हो रही है, डायरेक्शन वही है k कैप की तरफ बाहर ही है बात की। आ रही बात समझ में? क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लीजिए, जैसे पाइप है, पाइप में 6 पार्ट है ऐसे, यहाँ से पानी स्लो आ रहा है, यहाँ से तेज आ रहा है, यहाँ से तेज आ रहा है, और तेज आ रहा है, और तेज आ रहा है, और तेज आ रहा है। इसका मतलब क्या, पानी तो सामने ही आ रहा है, डायरेक्शन तो वही है, लेकिन इंटेंसिटी हर जगह अलग अलग है। क्लियर? तो अब ये घबरा नहीं करना कि के वाले के साथ x से क्या करना, हम कैसे परेशान हो जाएंगे इसको लगाने में। अब देखिए, अब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो ये है। अब आपके दिमाग में आया कि हम निकालते हैं फ्लक्स इस तरीके से, कैसे, E डॉट S से। तो आपने लिया x + 1 k कैप और लगा दिया डॉट, और दूसरा लगा दिया क्या, एरिया है 12 k कैप, और आपने सॉल्व किया बढ़िया, क्या 12x + 1 k डॉट k 1 होता है, और इसको सॉल्व करके आप चले आए। क्या है, आपने फ्लक्स की एग्जैक्ट वैल्यू बताई भैया? आपको बोलेंगे हाँ बिल्कुल बताई। नहीं, x कहाँ है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स कहाँ आया x। तो आपको लगेगा हम x 0 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ का आएगा, 1 रख देंगे तो यहाँ का आएगा, 2 रख देंगे तो यहाँ का आएगा, इतने का आएगा, इतने का आएगा। क्या रख दें भैया, इससे अच्छा लिमिट लगाओ ना, इससे अच्छा लिमिट लगाओ, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा। तो हमने क्या बताया था कि जब भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स फ्लक्स वाले किससे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से। किससे सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन से। विदाउट इंटीग्रेशन इनका आंसर गलत ही आएगा। अब आप क्या रखेंगे x भैया, आप स्पेसिफिक वैल्यू निकाल लेंगे, इस जगह के नेट आंसर कैसे निकालेंगे, तो ये मतलब इस प्रकार से क्या हो जाएगा, गलत हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे क्या, हम लगाएंगे इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन का कल एक क्वेश्चन कराया था, एक और कराते हैं आज। तो देखिए इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होता है, सामने साफ कर दे रहा है, ठीक है। एरिया पता है आपको कितना है, चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, x की वैल्यू चेंज, मतलब चेंज फील्ड की हो रही है लेकिन x के रिस्पेक्ट में। तो आप x के अलावा एक छोटी सी स्ट्रिप ले लीजिए, मतलब dx आना चाहिए उसमें। अब यदि y में चेंज होती तो ऐसे लेके y चेंज होना चाहिए। देखो ये dx लेंथ की स्ट्रिप ले ली हमने, ये वाली वैल्यू 3 ही रहेगी, ये तो अभी भी 3 रहेगी ना, ये dx हो गया, ये हमने स्ट्रिप ले ली। अब हम क्या करेंगे, इतनी छोटी जगह से, इतने छोटे रेक्टेंगल से क्या निकालेंगे, एरिया और फ्लक्स, और फिर कर देंगे उसका इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा हमारा नेट आंसर। तो देखते हैं हमारी फील्ड क्या थी भैया, फिर से लिख लिया हम यहाँ पर, फील्ड हमारी क्या है, x + 1 ठीक है, छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, dA, छोटा सा एरिया 3dx, बाहर की तरफ है तो ठीक है। फ्लक्स निकालेंगे, phi = इंटीग्रेशन E डॉट dA या E डॉट ds लिख सकते थे। E की वैल्यू क्या है, x + 1 3dx, k डॉट k 1 हो जाना है। अब लिमिट का नॉलेज देखिए, x की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है, 0 से लेकर के 4 तक। कैसे, यदि ये स्ट्रिप ऐसे धीरे धीरे बड़ी होते 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 पूरा रेक्टेंगल कवर कर लेगी, मतलब स्ट्रिप को आप इस तरफ एक्सपेंड करो, इस तरफ एक्सपेंड करो, ये इतना एक्सपेंड कर दो पूरा, इससे पूरा रेक्टेंगल बन जाए। मतलब लिमिट हो जाएगी वो x = 0 से x = 4 कर जाएगी। जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है उसी की लिमिट लेते हैं, ये याद रखिए, है ना। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए मैथ के। 3 बाहर आएगा, x + 1 का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो x का हो जाएगा x²/2, 1 का हो जाएगा x, और लिमिट लगाएंगे 0 से 4। अब सॉल्व करेंगे, 3 अपर लिमिट यानी 4 का स्क्वायर 16y2, यहाँ भी रखेंगे +4, माइनस लोअर लिमिट 0 0 0 ही हो जाएगा। इसको कट करेंगे, क्या आएगा, 8 + 4 यानी 3 × 12 यानी 36 आ गया हमारा क्या, नेट फ्लक्स। पूरा का पूरा फ्लक्स क्या आ गया हमारा, 36। ये रहा हमारे फ्लक्स को निकालने की पहले, मतलब फ्लक्स को निकालने की इंटीग्रेशन वाली मेथड, ठीक है। बस ये चेक करना। अब यदि मान लो यहीं पर ये कंपोनेंट y के फॉर्म में रहता k वाला, ऐसा होता y स्ट्रिप स्क्वायर k, तो फिर ये स्ट्रिप कैसी लेते हैं हम,
फिर ये स्टेप यूं देते हैं ऐसे, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है dy, ये वाली वैल्यू, और ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4, ये 4 हो जाता है। और फिर इंटीग्रेशन इसका सॉल्व कर देते पूरा, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या बताएंगे, इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, कुछ आपके सीबीएसई के पीवाईक्यूज और मेंस वाले भी क्वेश्चन कुछ डेट में करा देंगे। हालांकि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि इसी लेक्चर में सारा कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा श्वास डिस्टर्बेंस लिए इसको ज़्यादा लेंथ नहीं ले जा सकते टॉपिक को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने क्या सीखा कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही ये सीखा कि कई बार वेरिएबल भी होगी तो भी फ्लक्स आपको कैलकुलेट नहीं करना होता है। 2D 3D को ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, और जब कई बार आप सॉल्व करके पेपर में चले अगर आंसर तो 0 था, है ना। तो ये चीजें आपने सीखी। तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा होगा। यदि आपको आज का लेक्चर बढ़िया लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।